नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी सरकारी भर्ती की, जो हजारों नौजवानों के लिए एक उम्मीद थी। लेकिन देखते ही देखते ये उम्मीद न्याय के लिए एक सालों लंबे संघर्ष में बदल गई। ये कहानी है 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की। इस पूरी कहानी का दर्द समझने के लिए नौकरी की उम्मीदवार रमा यादव के ये शब्द ही काफी हैं। सोचिए, एक महिला अपनी 5 साल की बेटी को लेकर धरने पर बैठी है। रमा जैसे लाखों लोगों के लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये उनकी पूरी जिंदगी थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। साल 2018 में दिसंबर का महीना था और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसी घोषणा की जो कई युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका बनकर आई। सहायक शिक्षकों के 69,000 पद। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये हजारों परिवारों के लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का एक टिकट था, खासकर उन लोगों के लिए जिनके परिवार में इससे पहले किसी ने सरकारी नौकरी नहीं की थी। जरा इसका पैमाना देखिए। पद थे 69,000, लेकिन परीक्षा देने वाले थे 4 लाख से भी ज्यादा लोग, और वेतन भी कोई कम नहीं था, करीब 50,000 रुपये महीना। जाहिर है, दांव पर बहुत कुछ लगा था और उम्मीदें आसमान छू रही थीं। लेकिन ये उम्मीदें बहुत जल्द ही धुंधलाने लगीं। भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही इसमें पहला बड़ा विवाद खड़ा हो गया, एक ऐसा विवाद जिसने आने वाले सालों की कानूनी लड़ाइयों की नींव रख दी। इस टाइमलाइन पे जरा गौर कीजिए। 6 जनवरी को परीक्षा होती है और ठीक अगले ही दिन 7 जनवरी को सरकार कट ऑफ की घोषणा कर देती है। मतलब खेल खत्म होने के बाद नियम बताए जा रहे थे। ये एक बहुत बड़ा झटका था और इसे तुरंत अदालत में चुनौती दी गई। कट ऑफ का विवाद तो बस एक शुरुआत थी। असली और सबसे बड़ा आरोप, जिसने 600 से ज्यादा दिनों तक चले विरोध प्रदर्शनों को हवा दी, वो था आरक्षण लागू करने के तरीके में कथित गड़बड़ी का। तो आखिर ये कथित आरक्षण घोटाला था क्या? चलिए इस थोड़े मुश्किल से लगने वाले मुद्दे को आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि यही इस पूरी कहानी की जड़ है। देखिए, इस पूरी कहानी के केंद्र में है मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैटेगरी यानी एमआरसी का नियम। ये नियम कहता है कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अपनी मेहनत से इतने ज्यादा नंबर ले आता है कि वो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को भी पार कर जाए, तो उसे जनरल कैटेगरी की सीट दी जाएगी। इससे क्या होगा? इससे उस उम्मीदवार की अपनी आरक्षित कैटेगरी की सीट खाली रह जाएगी और वो सीट उसी के वर्ग के किसी दूसरे उम्मीदवार को मिल जाएगी। लेकिन आरोप ये लगा कि इन होशियार उम्मीदवारों को जनरल में सीट देने के बजाय उन्हीं की आरक्षित कैटेगरी में ही सीट दे दी गई। और इस चार्ट को देखिए, ये उस कथित गड़बड़ी का पूरा हाल बताता है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इस एमआरसी नियम को सही से लागू न करने की वजह से आरक्षित वर्ग की हजारों सीटों का नुकसान हो गया। उनका आरोप है कि करीब 18,500 सीटें जो आरक्षित श्रेणियों को मिलनी चाहिए थी, उनमें से सिर्फ 2,637 ही उन्हें मिली। फर्क कितना बड़ा है, ये साफ दिख रहा है। इस आरोप के बाद मामला आधिकारिक रिपोर्टों और अदालती आदेशों के एक ऐसे जाल में उलझा जिसने स्थिति को सुलझाने के बजाय और ज्यादा जटिल बना दिया। और हाँ, ये सिर्फ प्रदर्शनकारियों के आरोप नहीं थे। साल 2020 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी ने अपनी जांच में पाया कि आरक्षण प्रक्रिया में वाकई गड़बड़ियां हुई थीं। इस रिपोर्ट ने प्रदर्शनकारियों के दावों को और मजबूती दी। इसके बाद का कानूनी सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। पहले तो सरकार ने जनवरी 2022 में 6,800 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट निकालकर गलती सुधारने की कोशिश की। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि आप विज्ञापित पदों से ज्यादा नियुक्ति नहीं कर सकते और लिस्ट रद्द कर दी। और फिर अगस्त 2023 में हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। पुरानी सारी लिस्ट रद्द करो और 3 महीने के अंदर आरक्षण के नियमों का सही से पालन करते हुए एक बिल्कुल नई मेरिट लिस्ट बनाओ। ये फैसला प्रदर्शनकारियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत लग रहा था, लेकिन इसने एक और बड़ी समस्या खड़ी कर दी और मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। जो उम्मीदवार सालों से सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए ये एक ऐतिहासिक जीत थी। उन्हें लगा कि आखिरकार अब न्याय मिलने ही वाला है। लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी था। इस फैसले का मतलब था कि जो हजारों शिक्षक 2020 से स्कूलों में पढ़ा रहे थे, उनकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि नई मेरिट लिस्ट का मतलब था कि उनमें से कई बाहर हो सकते थे। तो अपनी नौकरी बचाने के लिए इन कार्यरत शिक्षकों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
और 9 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें नई लिस्ट बनाने को कहा गया था। इस रोक के बाद पूरी प्रक्रिया एक अजीब सी स्थिति में आकर फंस गई है। सब कुछ अधर में लटक गया है। न तो पुरानी लिस्ट में सुधार हो पा रहा है, न ही नई लिस्ट बन पा रही है। कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं है और इसी वजह से हाल ही में प्रदर्शनकारी एक बार फिर सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए हैं। चलिए अब कहानी को वापस उन लोगों पर लाते हैं जो इस पूरी गाथा के केंद्र में हैं। 6 साल के इस लंबे इंतजार और संघर्ष की मानवीय कीमत क्या रही है? राज बहादुर यादव के ये शब्द उस कीमत को बखूबी बयां करते हैं। अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है, लेकिन सालों तक घर परिवार से दूर धरने पर बैठने की एक बहुत बड़ी मानसिक और आर्थिक कीमत चुकानी पड़ती है। इस 6 साल के इंतजार ने जिंदगियों पर बहुत गहरा असर डाला है। सोचिए, लोग 600 दिनों से ज्यादा समय से लखनऊ में धरना दे रहे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों और परिवारों के साथ। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसने न सिर्फ आर्थिक रूप से तोड़ा है, बल्कि मानसिक रूप से भी थका दिया है। एक सुरक्षित भविष्य का जो वादा था, वो आज भी अधूरा है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि 6 साल के विरोध प्रदर्शनों, अंतहीन अदालती लड़ाइयों और टूटे विवादों के बाद न्याय की असली कीमत क्या होती है और इसे चुकाता कौन है? ये लड़ाई सिर्फ एक नौकरी की नहीं है, बल्कि ये हमारी प्रशासनिक प्रक्रियाओं और न्याय व्यवस्था पर भी एक गंभीर सवाल खड़ा करती है।